तो जैसे कि बाय मूविंग द आरएनए थ्रू टाइनी पोर्स इन द न्यूक्लियस टू रीच द साइटोसोल। तो ये टर्म्स तो आप लोगों को सब आते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियस, क्या होता है साइटोसोल, ये तो हमने पिछली बार भी कई बार पढ़ा है। और साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सब किसके लिए बोला जाता है। आई थिंक ऑल दिस टर्म्स आर यू पीपल आर क्वाइट वेल अवेयर। नो ये आरएनए ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, दिस इज अचीव्ड बाय मूविंग द एमआरएनएज थ्रू द टाइनी पोर्स इन द न्यूक्लियस टू रीच द साइटोसोल। फिर वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो बाहर का जो पोर्शन है उसके अंदर आता है न्यूक्लियस से निकल के। अब ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ट्रांसलेशन, द सीक्वेंस इन द एमआरएनए, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स सच एज राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनएज एंड एंजाइम्स कॉल्ड अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए synthetases. Okay, translation of mRNA involves 3 important steps: initiation, elongation and termination, which is leading to the formation of polypeptide chains. So आपकी सुविधा के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि ये आप लोग वैसे अपने खुद के कंप्यूटर पे इसको देख सकते हैं कि देखिए डीएनए मॉलिक्यूल में आपका जीन 1 ये है जीन 1, जीन 2, जीन 3 एंड डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट है। इसके अंदर देखिए एडेनिन, सिस्टीन, ये सब इसके डिफरेंट बेसिस है ना, बेस पेज होते हैं एडेनिन। और यहाँ पर देखो एमआरएनए में ये बन के यूरेसिल, एडेनिन के लिए यूरेसिल हो जाता है, ग्वानिन हो जाता है, ये सब हो जाता है। ये तो आप लोगों को सबको पता है ना, सिस्टीन, थाइमीन, यूरेसिल जी। इसके देखिए कोडोन हो गया, ये कोड हो गया यहाँ पर, ये एमआरएनए से कोड हो गया। फिर ये रिवर्स होके फिर वापस से इसके अंदर ये जब ये जो तीनों कोड बन गए ना, जो ये ट्रांसक्राइब होकर आया और फिर ट्रांसक्राइब होके फिर ट्रांसलेट होके ये बन गया, फाइनल कोड बन गया। तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बन गए। तो ये एक तरह से क्या होता है कि डीएनए स्ट्रैंड ही टेम्पलेट क्या होता है कि पहले तो ट्रांसक्राइब होता है तो रिवर्स होता है, उसके बाद में फिर वो जब वो एमआरएनए से टीआरएनए से फिर ये जो एमआरएनए से होता है तो ये रिवर्स होके ये बन जाता है कोड, और फिर उसके बाद में वो डीकोड भी हो जाते हैं जो कि उसके ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो ये कई जगह आप इसका देखेंगे तो ये आप लोगों को डायग्राम में ये खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया होगा कि कैसे ये होता है। ये देखिए ATTAGC, ATTAGC, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ। फिर एमआरएनए के बाद में थाइमिन के अगेंस्ट क्या हो गया, एडेनिन हो गया, एडेनिन के अगेंस्ट इसके क्या हो गया, फिर ये यूरेसिल हो गया, फिर C और G हो गया, ये हो गया TA, थाइमिन A। तो ये क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, ट्रांसलेशन होने के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो ये जो होता है ये आप कई तरीके से इसको डायग्राम्स पे पढ़ सकते हैं, और आपको ना कई जगह ये सब डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे जो से विच कैन एक्सप्लेन यू दैट हाउ यू पीपल कैन रियली स्टडी। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस। सी ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए के बीच में ये एंजाइम्स होता है, फिर एंजाइम्स के थ्रू ट्रांसलेट होके ये यहाँ पर राइबोसोम में आया, जब ट्रांसफर साइटोसोल में आया तो डीएनए टू एमआरएनए, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए से क्या बना, एमआरएनए से फ्रॉम, it is coming from DNA, then it is going to converting this genetic information into protein, and so this mRNA is code for the proteins which is synthesized at। ये जो mRNA से होगा ये होगा कोड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के काम आ सकेगा, ठीक है। so it's we can understand very nicely all this, that how the protein synthesis and the amino synthesis is being carried out at various stages. So now coming back to our original this thing, so this is RNA transport, then translation into this thing protein synthesis, how the initiation, elongation and termination which is leading to the formation of polypeptide chains, then protein folding and modifications. In this final step the polypeptide chains or random coils formed during translation fold into a 3D structure which is giving rise to a functional protein। तो जो functional protein जो हमें चाहिए वो functional protein बन जाएगी। Failure to fold leads to a protein inactivity and misfolded proteins have abnormal functionalities compared to correctly folded ones. Also proteins can be modified by various methods such as phosphorylation, glycosylation, ADP ribosylation, hydroxylation and addition of other। कृपया कर मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं ये जो सब बता रही हूँ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द जीन साइलेंसिंग, वी आर जस्ट रीडिंग द बेसिक कंसेप्ट, बिकॉज व्हेन वी आर रीडिंग द जीन कंसेप्ट देन ऑल this will may not come as a part of it, but the terms will comes which will have, because RNA silencing is a very important aspect of the one of the major aspect of the gene silencing. So
So to understand this, we are doing this chapter. Otherwise, it is not the part of the it is definitely the part of the gene silencing. It is just a ABCD of अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशंस एंड जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि सडनली हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम आरएनए कैसे हमने साइलेंस किया, हमने कैसे जीन एक्सप्रेस कंट्रोल किया, उस चीज़ को हमने समझने के लिए ये लिया. सो जीन रेगुलेशन इज अ लेबल फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस दैट कंट्रोल द रेट एंड द मैनर ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स. ये जनरली आते ही रहेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे अभी, और इसलिए इसी में ये सारे हम अभी जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो थे कि क्या क्या इसमें होता है. रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, देन रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर प्रोटीन्स दैट प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द transcription of genes by binding to specific regulatory nucleotide sequences. What are transcription factors? They are the proteins that play a role in regulating the transcription of genes by binding to a specific regulatory nucleotide sequence. So ये हो गया. अब हम आते हैं जीन साइलेंसिंग पर, क्योंकि यही मतलब मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है आज समझने का कि जीन साइलेंसिंग है क्या एक्चुअली. अब इतना तो हमने समझ लिया कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें अब हमने समझ लिया ना, इसका ये चीज़ तो हमको अब दिमाग में ये आ गया है. तो अब हमें एक आसानी सी हो जाएगी कि हम जीन्स में अंदर चले गए हैं, मतलब हमने जीन को समझने की पूरी कोशिश कर ली. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी विल डू इट. नाउ हाउ what is the basis of this gene silencing? The discovery of the mechanism that suppress gene activity in plants has extended the horizon for research and control of gene expression. क्या हुआ कि जब ये चीज़ समझने की कोशिश, जब ह्यूमन बीइंग ने ये समझ लिया कि हम किसी भी जीन एक्टिविटी को सप्रेस कर सकते हैं, उसी ने ये समझने का भी हमें मादा शक्ति दी कि हम आगे जीन्स को कैसे मतलब जब वंस यू अंडरस्टैंड हाउ यू कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, देन इट्स ईजी हाउ टू गो फॉर द सप्रेस द जीन एक्टिविटी. So gene silencing again it is defined as a molecular process. What is a gene silencing? It is defined as a molecular process which is involved in the down regulation of specific genes. Now please listen carefully. Gene silencing is defined as a molecular process which is involved in the down regulation of specific genes and probably evolved as a genetic defense system against viruses and invading the nucleic acids. Currently there are several routes of gene silencing which are identified in plants, such as post-transcriptional gene silencing or RNA interference. अब ये जो हम अभी बोल रहे थे ना कि हमें ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूर समझने की ज़रूरत है और क्या, अब क्योंकि देखिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए जो रूट्स हैं जिसमें कि जीन साइलेंसिंग होता है, ये हम प्लांट्स का एग्जांपल लेके करके इस पे बात कर रहे हैं, जिससे कि इसको आगे भी समझने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स में ही इस पर काम शुरू हुआ था जीन साइलेंसिंग पे. तो जब हम जीन साइलेंसिंग को जो रूट्स देखते हैं तो वो कहाँ से होते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन. अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था ना, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस पीटीजीएस और आरएनएआई, देन ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, micro RNA silencing and virus induced gene silencing. They are the general pathways which are playing an important role at the cellular level, affecting the differentiation, gene regulation and protection against the viruses and transposons. Okay, ये भी अभी आपको एक जीन रेगुलेशन तक तो आपको मीनिंग पता चली गया है, ट्रांसक्रिप्शन का पता चल गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए इंटरफेरेंस अभी आगे हम पढ़ रहे हैं. व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? RNA interference is a biological process in which RNA molecules they inhibit. Now please kindly understand what it is. It is a biological process in which RNA molecules they inhibit the gene expression or translation by neutralizing. मतलब ये mRNA की बात नहीं कर रहे हम, mRNA RNA उसके अलावा की दूसरे RNAs की बात कर रहे हैं. By neutralizing targeted messenger RNA molecules. Historically, RNAi was known by other names, including co-suppression, post-transcriptional gene silencing, and quelling. Quelling किस में होता है? फंजाई में. Post-transcriptional gene silencing और co-suppression. ये हो गया RNA इंटरफेरेंस मतलब RNAi. अब हम आते हैं ये, क्योंकि चूंकि अब RNAi इंटरफेरेंस जब है तो उससे माइक्रो RNA बहुत
बार इसके बारे में आएगा, तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज माइक्रो आरएनए. So microRNA, these all will be included in this gene silencing concept. Okay, so these definitions, these terms, I think if you all read these only, that is the only thing what you should read in your course now. There is nothing other than this actually, and then I will just explain you in a diagram, and then this chapter will be finished. So microRNAs, they are non-coding RNAs of approximately 20 to 24 nucleotides in length that serve as central regulators. तो इसमें क्या बेसिकली होता है, दे आर, इनकी लेंथ जो साइज़ अगर आप पूछेंगे कि भी कैसे होता है 20 to 20, तो वो 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स होता है. अब ये और आगे क्या होता है कि भाई ये क्या है, इनकी लेंथ तो हमने समझ ली, लेकिन ये कुछ तो नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब ये कुछ काम नॉन कोडिंग में नहीं इस्तेमाल होते, कुछ कोडिंग में इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, तो नॉन कोडिंग RNAs ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 24 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ that serve as central regulators of eukaryotic gene expression by targeting mRNAs for cleavage or translational repression. ये RNAs किस काम में आते हैं, जो टारगेट करते हैं मैसेज, जिसको साइलेंट करना है ना, उसको ही टारगेट करते हैं, जिससे कि उसको क्लीवेज मतलब या तो ब्रेक करेंगे या उसके ट्रांसलेशन को रिप्रेस मतलब दबा देंगे, उसके ट्रांसलेशन को होने नहीं देंगे, या तो उस mRNA को क्या कर देंगे ये लोग, ब्रेक कर देंगे, या उसके ट्रांसलेशन को रिप्रेशन कर देंगे. तो ये कौन करेंगे, माइक्रो RNA, जो कि नॉन कोडिंग RNAs होते हैं. प्लीज़ आप ये इनमें डिफरेंस का बहुत अच्छी तरह समझाइए, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से आपको डिफरेंट डेफिनेशंस में हाईलाइट करते हुए बताया है कि माइक्रो RNA, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर द नॉन कोडिंग RNAs एंड ये 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ में होते हैं. दे सर्व एज द सेंट्रल रेगुलेटर ऑफ यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन. हाउ दे सर्व, बाय टारगेटिंग. किसको टारगेट करेंगे ये उन mRNA को टारगेट करते हैं जिनका की इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो कि जीन एक्सप्रेशन में काम आ रहा है. तो या तो क्लीवेज यानी कि ब्रेक करेंगे, या उसको ट्रांसलेशनल रिप्रेशन यानी कि उसकी ट्रांसलेशन को ही दबा देंगे. सो इन प्लांट्स mRNA आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस रेगुलेटरी पाथवेज एंड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किस में काम आते हैं, एक तो रेगुलेटरी पाथवे में काम आते हैं, ग्रोथ में काम आते हैं, और डेवलपमेंट प्रोसेस के उसमें में काम आते हैं. mRNA कहाँ यूज़ हो रहा है, किन किन रेगुलेटरी पाथवेज में, मतलब, and defensive responses in the plant pathogen interaction. So recently significant progress has been made in understanding mRNA mediated gene silencing and how viruses counter this defense. ये भी होता गया कि साथ साथ में जो अगर डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप भी किया तो उन्होंने भी अपने कैसे करा है, वेरे वो हमें डिटेल स्टडी की इसमें जरूरत नहीं, हम केवल इतना समझ लें कि mRNA क्या है. अब आता है RNA साइलेंसिंग पाथवे. ये आपको कई बार इसमें आएगा जीन साइलेंसिंग पढ़ने में कि क्या होता है कि RNA साइलेंसिंग इज एन इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड मैकेनिज्म इन यूकैरियोट. इट इज इंड्यूस्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड RNA, dsRNA, डबल स्ट्रैंडेड, और हेयरपिन स्ट्रक्चर RNA, hpRNA, इन्वॉल्विंग कॉमन फैक्टर्स इंक्लूडिंग डाइसर और डाइसर लाइक. ये भी एक प्रोटीन एंजाइम है, डाइसर और डाइसर लाइक, एंड आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन्स. ये सब इस्तेमाल होती है इस पाथवे में. जब हम सब ये साइलेंसिंग में काम करते हैं तभी ये सारे इस्तेमाल होते हैं. बैक्टीरिया में RNA साइलेंसिंग इज वाइड स्प्रेड इन नेचर. जो ट्रांसक्रिप्ट्स दे आर इन्वॉल्व, दे आर ऑफन टर्म्ड एज नॉन कोडिंग रेगुलेटरी RNAs, जो कि इसको मतलब साइलेंस करने वाले होते हैं. नॉन कोडिंग RNA, ncRNA इज अ फंक्शनल RNA मॉलिक्यूल दैट इज ट्रांसक्राइब फ्रॉम DNA बट नॉट ट्रांसलेट. वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता क्योंकि बैक्टीरिया में इसका कम हमने देखा ना, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है. और antisense RNA, there are range of mechanism and cellular. These natural roles described. These natural examples of RNA silencing provide important information about how synthetic RNA strategies can be played. तो उसके केस में तो हमने synthetic strategies भी डेवलप कर की. अब अभी हमने जैसे ट्रांसक्रिप्ट तो बताया ही था. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रैंड ऑफ DNA इज copied into a new molecule of messenger RNA. DNA safely and stably stores genetic material in the nuclei of cells as a reference or template. तो ये mRNA उसका टेम्पलेट हो जाता है. ठीक है. What is नॉन कोडिंग, जो अभी हम बार बार में बोल रहे थे, नॉन कोडिंग वो वर्ड्स रेगुलेटरी RNA आएगा. अब एक दूसरा भी है नॉन कोडिंग रेगुलेटरी RNAs और एंटीसेंस RNA. ये कौन है, अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि एंटीसेंस RNA, जिसको क्या हम ऑल्सो बोलते हैं AsRNA. They are single-stranded RNA molecules. They can bind and inhibit the specific mRNA translation to protein.
ये क्या करते हैं, ये बाइंड एंड इनहिबिट करते हैं स्पेसिफिक mRNA ट्रांसलेशन टू प्रोटीन, उसको ये इनहिबिट करते हैं। सो एंटीसेंस आरएनए बोलते हैं या उसको AsRNA। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट, natural antisense transcript or antisense oligonucleotide. It is a single-stranded RNA that is complementary to a protein-coding messenger RNA with which it hybridizes and thereby blocks its translation into protein. अब ये एंटीसेंस आरएनए क्या करता है, जो कि हम इसकी अगर एक एक वर्ड को पढ़ेंगे तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है, इतनी चीज़ों को समझ लिया है, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाए। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट। एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट अभी हमने ट्रांसक्रिप्ट के बारे में समझने की कोशिश की थी ना, कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो डीएनए फिर एक जो अपनी कॉपी करता है, तो नेचुरल एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट एनएटी, या इसको हम नेचुरल एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, और एंटीसेंस एलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू अ प्रोटीन कोडिंग मैसेंजर आरएनए। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू अ प्रोटीन कोडिंग मैसेंजर आरएनए, उससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है। फिर उससे ये हाइब्रिडाइज करता है एंड उसके वेन क्या करता है, उस एमआरएनए को, ये जो एंटीसेंस जो कि जिसको कि हम बार बार में कह रहे थे कि नॉन कोडिंग है, ये क्या करता है, उसके ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देता है और इट्स ट्रांसलेशन टू प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है। सो एंड this antisense RNA, it occurs naturally, have been found in both prokaryotes and eukaryotes. Antisense transcripts can be classified into short, lesser than 200 nucleotides, and long, more than 200 nucleotides. Non-coding RNAs, ncRNAs. The primary function of AsRNA is regulatory gene expression. The primary function of क्या है ये एंटीसेंस आरएनए की, क्योंकि ये एंटी-एस आरएनए कौन सा है, ये वो है जो कि हमारे इस जीन एक्सप्रेशन को हैम्पर हाइब्रिडाइज करके मैसेंजर आरएनए से क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। So the primary function of AsRNA is regulating gene expression, but AsRNA may also be produced synthetically and have found widespread use as a research tools for gene knockdown. तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया गया है, सिंथेटिक मतलब इसको बनाया गया लैब में और उसको मेडिकल और सब साइंसेज में इसको अप्लाई किया गया है। अब ये सिस एक्टिंग आरएनए जो होता है, दे आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम द ऑपोजिट AsRNA, दे आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम द ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द टारगेट RNA at the target gene locus, okay, and they often अभी जो हम अभी बोल रहे थे कि सिस एक्टिंग AsRNAs जो हैं, ठीक है ना, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि एंटीसेंस आरएनए है जो कि ऑल्सो रेफर एज ए एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट, नेचुरल एंटीसेंस ट्रांसक्रिप्ट और एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो ये सिस एक्टिंग होता है, दे आर ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द टारगेट जीन। ये जो टारगेट जीन होती है उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड से ये लोकेट होते हैं। दे ऑफन शो हाई डिग्री और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद द टारगेट। मतलब ये क्या करते हैं कि कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री तो होते हैं, मतलब कि पूरे दो, जैसे पूरा एक स्ट्रेन है तो उसके भी पूरे कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन इफ दिस सिस एक्टिंग एंटीसेंस आरएनए रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय targeting mRNA, it can only target individual mRNA. Upon interaction with the targeting mRNA, cis acting AsRNA can either block ribosome binding, आप तो भी ये समझ लीजिए कि राइबोसोम बाइंडिंग और रिक्रूट RNAs टू डिग्रेड द टारगेटिंग mRNAs, कि RNAs के थ्रू इसको ये जो RNAs को डिग्रेड कर देता है जो कि mRNAs के लिए। तो कॉन्सिक्वेंटली द 22 फंक्शन ऑफ दीज सिस एक्टिंग AsRNAs इज टू रिप्रेस। अल्टीमेटली होता क्या है कि इसको ये दबाता है ट्रांसलेशन ऑफ टारगेटिंग आर्मी, जिस mRNA को ये टारगेट करेगा ना उसी को ये दबाता है। अब आता है ट्रांसएक्टिंग। ये ट्रांसएक्टिंग एंटीसेंस आरएनए कौन होते हैं, दे आर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द लोकाई दैट आर डिस्टल फ्रॉम द टारगेटिंग, जो जीन से थोड़ा दूर होता है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट टू सिस एक्टिंग AsRNA दे डिस्प्ले लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, और ये इतने कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होते हैं जो जिस टारगेट जीन पर ये जाने वाले होते हैं। रिमेंबर करो कि एंटीसेंस आरएनए किस काम आता है, एंटीसेंस आरएनए काम आता है जो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आरएनए है उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, या उसको दबाने के लिए, या उसके फंक्शन को बंद करने के लिए। ये AsRNA जो अभी हम कह रहे हैं ना, जीन साइलेंसिंग क्या हो रहा है, RNA इंटरफेरेंस क्या है, तो ये है कि एंटीसेंस आरएनए का रोल यही है कि सेंस एक्टिंग, और उसमें वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लेकिन थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है। लेकिन इसके अंदर ट्रांसएक्टिंग AsRNA में दे आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम लोकाई
मतलब थोड़ी दूरी पे होते हैं, बट कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, बट दे कैन अगेन टारगेट द मल्टीपल लोकाई because of these properties of transacting AsRNAs. They form less stable complexes with the targeting transcript and sometimes अच्छा कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रांसक्रिप्ट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, ये एक प्रोटीन होती है शेपर्न प्रोटीन मतलब जो कि संरक्षक की तरह से हम कह रहे थे HFQ जिसका नाम है, जो कि इस फंक्शन को करती है। तो मिलजुल के ये एंटीसेंस RNA जो है अपना रोल प्ले कर लेता है किस तरह से, जीन सिंथेसिस के। अब एक आपको और टर्मिनोलॉजी उसमें आती है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिसको कि हम ट्रांसपोजोन भी बोलते हैं या जंपिंग जीन बोलते हैं। ये क्या होता है, एक DNA सीक्वेंस दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद इन अ जीनोम, sometimes creating or reversing mutations and altering the cell's genetic identity and genome size. A DNA sequence that can change its position within a genome, sometimes creating or reversing mutations and altering the cell's genetic identity and genome size. Transposition often results in the duplication of same genetic material. Okay? ट्रांसपोजिशन जो होता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है, जीन जंपिंग जीन। ये जंपिंग जीन कौन सी है, ये अपनी चेंज करती रहती है जीनोम में, ये ना अपनी जगह को चेंज करती रहती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कई बार रिवर्सिंग म्यूटेशंस के लिए या सेल आइडेंटिटी को करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, मतलब इसके भी कई ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं। ठीक है, सो अब हम जब इसमें आ रहे हैं कि नेचुरल RNA साइलेंसिंग इन बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया में क्या होता है, मतलब जो अभी हमने सब आपको बताया कि इसमें, हाँ ये तो अभी आपको बताया नहीं कि उसमें नॉन कोडिंग रेगुलेटरी RNA होता है, लेकिन उसके अंदर एक एंजाइम डाइसर एंजाइम, ये एक और अभी रह गया है कि RNA इंटरफेरेंस होता है। दिस इज अ जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम दैट फंक्शंस टू साइलेंस द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक जीन। जो RNA इंटरफेरेंस क्या है, इट इज़ अ जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम। Now, when we were talking about gene silencing, so we were reading about RNA interference. So, RNA interference, what is this? It is a genetic regulatory system that functions to silence the activity of specific genes. ये क्या है, जेनेटिक ही रेगुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ये फंक्शन क्यों करता है, टू साइलेंस द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। Dicer is also known as endoribonuclease dicer or helicase with RNase motif. This is an enzyme that in humans is encoded by Dicer1 gene, being part of the RNase 3 family. Dicer cleaves double-stranded RNA and अब ये जो RNase फैमिली को जो ये एंजाइम बिलोंग करता है, इसका जो हमने बताया था, या तो वो क्लीवेज कर देता है या सप्रेशन कर देता है। तो अभी जो ऊपर जो हम एंटीसेंस RNA का है वो क्या है, सप्रेस कर देते हैं, और उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्लीवेज कर रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये DSA डाइसर एंजाइम जो होता है, जो उसके साथ की उनके साथ जब ये होता है, जब ये एंजाइम साथ में होता है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड RNA को क्लीव करता है। क्लीव मतलब टुकड़े टुकड़े करता है, इसको ब्रेक कर देता है, एंड प्री माइक्रो और RNA इनटू शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड RNA फ्रेगमेंट्स कॉल्ड स्मॉल इंटरफेरिंग RNA एंड माइक्रो RNA. सो विद द हेल्प ऑफ dicer, which is also known as endoribonuclease dicer or helicase with RNase motif. It is an enzyme which is also in human beings. It is a part of the RNase 3 family. The role of it is that it cleaves the double-stranded RNA and pre-microRNA, जो ये pre-microRNA और double-stranded RNA को break कर देता है और short double-stranded fragments बना देता है microRNA में और small interfering में। ये जो fragments होते हैं, they approximately are 20 to 25 base pairs, along with 2 base overhang on the 3 end. Okay, so dicer facilitates the activation of the RNA induced silencing complex. अब डाइसर इसके अलावा अगर हम जब डाइसर के एक ये एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उसके हेलिक्स के थर्ड एंड पे होगा, मतलब उसके नीचे की तरफ होगा, तो जब डाइसर को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग के लिए। तो एक कंसेप्ट और आएगा, वो है आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको कि बोलते हैं आरएएससी। इसमें क्या क्या काम आए, एक तो माइक्रो आरएनए, छोटे टुकड़े विद द एंजाइम्स, और डाइसर एंजाइम आता है जो कि आरएनए, जो कि राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है, फैमिली 3 को बिलोंग करता है, और एक आरएएससी कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, यानी कि आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंस कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि एसेंशियल है आरएनए इंटरफेरेंस के लिए। नाउ दिस आरएएससी हैज़ अ कैटालिटिक कंपोनेंट
argonaut, which is an endonuclease capable of degrading messenger RNA. So this with the protein, it is an endonuclease and it is capable of degrading the messenger RNA. What is argonaut protein? Now this family plays a central role in RNA silencing process. ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करे, मैंने बताया ना, जब RISC कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस आर्गोनॉट प्रोटीन फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है. इट प्लेज एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ RNA induced silencing complex. RISC is responsible for the gene silencing phenomenon known as the RNA interference. Okay. Now argonaut proteins bind different classes of small non-coding, हमने बताया था ना, जो ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल नॉन कोडिंग होते हैं, कौन से माइक्रो RNA, स्मॉल इंटरफेरिंग RNAs, MPV इंटरेक्टिंग RNAs, इनके संग बाइंड करके स्मॉल RNA द गाइड argonaut एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाते हैं थ्रू सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, विच देन लीड्स टू mRNA क्लीवेज और ट्रांसलेशन इनहिबिशन. So RNA silencing is a central regulator of gene expression in most eukaryotes and acts both at the transcriptional level through DNA methylation. जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किससे होता है? DNA, मतलब DNA के अंदर ही मिथाइलेट ग्रुप ये जो ऐड हो जाता है, इससे मिथाइलेशन बोलते हैं. एंड एट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल थ्रू डायरेक्ट mRNA इंटरफेरेंस मीडिएटेड बाय स्मॉल RNAs. In plant and in invertebrates, the same pathways also function directly in host defense. तो RNA silencing क्या है? It is a central regulator of gene expression in most eukaryotes and acts both at the transcription के भी level पर through DNA methylation and at the post transcription level through direct mRNA interference, which is mediated by small RNAs. In plant and invertebrates, the same pathways also function directly in the host defense. In plants and invertebrates, the same pathways also function directly in host defense against viruses by targeting viral RNA for degradation. Successful viruses have then, उन्होंने भी एक अपना मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया and therefore ये सब चूहा बिल्ली का गेम चलता रहता है. So what are RNA silencing suppressors? They've also been recently identified in plant pathogenic bacteria and oomycetes, which suggests that the disruption of host silencing is a general virulence strategy across several countries. मतलब वो जो हम होस्ट में जब वो जाते हैं, जो उसके साइलेंसिंग स्ट्रेटजीज होती है, तो इसके अगेंस्ट पैथोजेंस ने, बैक्टीरिया ने और इनमाइसिस, इन लोगों ने RNA साइलेंसिंग सप्रेसर्स डेवलप कर लिए हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट में. देयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एविडेंस दैट प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड स्पेसिफिकली डिफेंसेस अगेंस्ट RNA silence. फिर then they have again developed RNA silencing suppression by pathogen. उन्होंने भी कर लिए. So it is actually never ending molecular arms race. Okay? So ये अब ये सब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि भी कैसे small RNAs का रोल है, उसका रोल है. तो हम आई थिंक बहुत काफ़ी आप लोग को एक बार समझ में आता होगा. तो हमने now let us come to the small interfering RNAs. अब अभी तक हम RNA silencing और इन सब के बारे में बात कर रहे हैं. आप लोगों को शायद कुछ समझ आ गया होगा. Hope you people might have understood what I really wanted to say was that what is basically the gene silencing and all that. Hope you really can we just revise again actually, if you really want, we can just think of that what is a gene. We read what is a gene, then what are the terms and definition versus non-coding RNA. Sorry, this has come here. Gene expression, what is gene expression and how the gene expression is regulated. Then what is gene silencing, what is RNA interference, what are microRNA, RNA silencing, transcript. These are all actually or interrelated concepts. That what is non-coding RNA, antisense RNA, non-coding and antisense RNA, sense and transacting. What is transposable elements, what is dicer enzyme, protein, RISC. This is a complex short small interfering RNA and small hairpin RNA, tools of RNA. So now we will be studying the RNA means RNA interference. Hope you people are getting into it. If you go really and then this DNA molecule we read and then what is the basic sequence events. अगर आपको वापस हम ध्यान कर लें कि भी DNA के बाद में ट्रांसक्रिप्ट होकर RNA बनते हैं, RNA की, क्योंकि यही सब देखो, ये जो है ना यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ये बोल रहे हैं ना हम लोग, ये इसी जगह पे यहाँ पर आकर ही या तो उसको ना वो कर देता है, करके बंद कर देता है, या ये यहाँ आके जब ये ट्रांसलेशन है इस स्टेप को नहीं होने देता, या तो इस स्टेप को नहीं होने देता है या इस स्टेप को नहीं देता. और ये वाले RNA नहीं होते जो कि ऑलरेडी मैसेंजर RNA, tRNA जो कि उसकी खुद के
सेल के होते हैं। ये होते हैं वो जो छोटे छोटे नॉन कोडिंग होते हैं जिनको कि एंजाइम्स ब्रेक कर देते हैं, तो वो जाके इनको या तो ट्रांसक्रिप्शन की स्टेज पे या पोस्ट ट्रांसलेशन की स्टेज पे या ट्रांसलेशन में तीनों जगह की स्टेज पे, तो क्या ऑटोमेटिकली जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। अगर हम फिर वापस से देखें कि व्हाट इज़ जीन साइलेंसिंग, ये मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है, ये इट इज़ इन्वॉल्व इन द डाउन रेगुलेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। कुछ जीन्स को डाउन रेगुलेशन में इन्वॉल्व, डाउन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ, उसका मतलब अभी हम समझा देते हैं। एंड प्रोबेबली इवॉल्व एज अ जेनेटिक डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस एंड इन्वेडिंग न्यूक्लिक एसिड्स इन द बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको मतलब है प्रोडक्शन ऑफ जीन। डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन का मतलब जो जीन प्रोडक्ट्स बनते हैं उसी को बोलते हैं। तो डाउन रेगुलेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सेल क्या करता है, इट डिक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ अ सेल्यूलर कॉपी, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की क्वांटिटी को कम कर देता है, सच एज आरएनए और प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई बाहर से कोई अटैक होता है और वो उसके फेवरेबल का होता है, तो वो क्या करेगा कि जिससे कि वो आपके अगेंस्ट या आपके अंडर इम्यूनिटी को ब्रेक ना करे, तो इट विल रिस्पॉन्ड टू बाय आइदर डाउन रेगुलेटिंग और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीज ऑफ सच कंपोनेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, अप रेगुलेशन, या वो उस कंपोनेंट को अप रेगुलेट कर देगा, या तो ज़्यादा कर देगा या कम कर देगा, बेसिकली ये होता है। अब क्या होता है मैकेनिज्म्स का, अभी हम वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस है, ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग है, वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग है, माइक्रो आरएनएज हैं। दे कंप्राइज अ सीरीज ऑफ मैकेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ सप्रेसिंग जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स। ये मैकेनिज्म क्या रिवील करते हैं, इनका की सिमिलर बायोकेमिकल पाथवे है एंड दे आर समवेयर रिलेटेड टू ईच अदर। सो द एबिलिटी टू मैनिपुलेट जीन साइलेंसिंग, द एबिलिटी, हम इस जीन साइलेंसिंग की एबिलिटी को मैनिपुलेट करते हैं, हैज़ प्रोड्यूस्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसी हाइपोथेसिस या इसी रहस्य को लेते हुए लोगों ने इसके ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लिया, जहाँ पर कि उन लोगों ने एंडोजीनस जीन्स मतलब जो अंदर से आती हैं, अंदर हैं ऑलरेडी। एक होता है कि अंदर से न्यूक्लिक एसिड्स हैं और आपके आरएनए हैं, जो कि एंडोजीनस प्रोडक्ट मतलब आपके खुद के सेल में है। एक होता है कि बॉडी में या होस्ट में बाहर से आते हैं, एक्सोजीनसली बाहर से आते हैं, जैसे वायरसेस आता है प्लांट पे बाहर से आता है। एक होता है कि उसका खुद का अपना आरएनए है, जो कि एएसआरएनए, जो कि नॉन कोडिंग है, जो कि अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये दो तरीके के हुए, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। Now this powerful biotechnological tool, it has provided plant breeders and researchers with great opportunity to accelerate breeding programs and developmental studies in various crops. अब करेंटली अभी जो कई रूट्स जो वापस से हम इसको पढ़ते हैं, क्या क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस। ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग ये सब क्या हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस के अंतर्गत आता है। देन माइक्रो आरएनए साइलेंसिंग एंड वायरस इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, ऑल दिस पाथवेज दे हैव द सेम फंक्शन एंड दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल एट सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे डिफ्रेंशिएशन, जीन रेगुलेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्रांसपोर्टर्स। अब इस डायग्राम को हम लोग जब समझेंगे, ये 2-3 डायग्राम्स हैं हमारे पास। अच्छा, हम एक डेफिनेशन और बताते हैं आपको, इसको भी आप रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज़ आरएनए इंटरफेरेंस, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू, जीन साइलेंसिंग, ओके। मैकेनिज्म्स में हमने अभी बताया, ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। आरएनए, इट इज़ ओरिजिनली रिफर टू द एबिलिटी ऑफ एक्सोजीनसली इंट्रोड्यूस्ड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ एक्सोजीनसली, मैंने अभी बताया था ना, अंदर से बाहर से, तो एक्सोजीनसली क्या आएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएंगे। वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे साइलेंस द एक्सप्रेशन ऑफ होमोलोगस सीक्वेंस। अब ये होमोलोगस सीक्वेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डीएनए, हम जो हमारे अंदर सेल के अंदर है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। It has become clear over the past decade that RNA is mechanistically related to a number of other conserved RNA silence pathways which are involved in the cellular control of gene expression and in protection of the genome against mobile repetitive DNA sequence retroelements and transposons. Now these RNA silencing pathways, अभी हमने बताया था ना, ट्रांसपोजोन्स और ये सब जो होते हैं जो कि काम नहीं आते हैं, ये जो एलिमेंट्स जो अभी हमने अभी डेफिनेशन इसकी पढ़ के अभी हम चुके हैं कि क्या है ये सब, जो कि जंपिंग जीन्स होते हैं कि अचानक से अपनी जीनोम अपनी जगह जब बदल देते हैं और इसका सीक्वेंस, उसको जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। तो ये जो इसमें जो ये सब ये मैकेनिज्म में क्या होता है कि दीज आरएनए साइलेंसिंग पाथवे दे आर ऑल एसोसिएटेड 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड।
ये छोटे छोटे आरएनए के छोटे छोटे होते हैं जो कि इन्हें ये सब पाथवेज में खलल डालते हैं. दैट फंक्शन स्पेसिफिक factors for inactivating homologous sequences by variety of mechanisms. At least 3 classes of small RNAs have been identified. The first 2 classes are short interfering RNAs, siRNAs, and microRNAs, which are 21 to 25 nucleotides and generated from longer double-stranded RNA. उसका double-stranded RNA precursor होता है, मतलब ब्रेक होके होता है. बाय डायसर मैंने बताया था ना, डायसर से राइबोन्यूक्लियोसाइड से हो जाता है. ठीक है. तो ये हम कौन कौन से टूल्स होते हैं इसके, और ये अभी आपको बताया ही है, अभी आप देख सकते हैं. पहले हम कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस डाल देते हैं. अब अगर हमसे पूछा जाए कि शॉर्ट इंटरफेरिंग स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए क्या होता है, वापस से हम रिपीट करते हैं. इसको रिपीट करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आता है. ये कंसिडर्ड एज एक्सोजीनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज टेकन अप बाय सेल्स. शॉर्ट इन स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए इज कंसिडर्ड एक्सोजीनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दैट इज टेकन अप बाय सेल्स. इन अदर वर्ड्स, इट एंटर्स थ्रू वेक्टर्स सच एज वायरसेस. Okay. Vectors arise when geneticists use bits of DNA to clone a gene to produce a genetically modified organism. The DNA used in this process is called a vector. What is siRNA? It is thought to be exogenously double-stranded RNA. Again, I repeat, exogenously double-stranded RNA. Now, when I say that mRNA is a single-stranded, it comes from endogenous non-coding RNA, meaning that it is made inside the cell. Okay, so it is made inside the cell. This RNA is found within the introns of larger RNA molecules. Now, again, you will say, what are introns? So, introns and exons are actually they are the nucleotide sequences. ये भी मतलब वो nucleotide sequences कौन से होते हैं within a gene ये होते हैं. और introns जो introns होते हैं ये remove होते हैं by RNA splicing. RNA splicing as, क्योंकि जैसे RNA मैच्योर होता है, मीनिंग दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फाइनल मैसेंजर RNA. तो ये क्योंकि रिमूव हो जाते हैं तो ये एक्सप्रेस नहीं होते, वो पर्टिकुलर पोर्शन मतलब वो नहीं एक्सप्रेस होता वाइल व्हेन mRNA प्रोडक्ट होता है. लेकिन इन द फाइनल मैसेंजर RNA प्रोडक्ट, जब फाइनल मैसेंजर RNA प्रोडक्ट बना होता है तो वो पर्टिकुलर पोर्शन जो इंट्रॉन्स का जो होता है वो नहीं एक्सप्रेस होता. वाइल एक्सॉन्स कौन होते हैं? एक्सॉन्स वो होते हैं जो कि कोवेलेंटली बॉन्ड कर जाते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द मैच्योर mRNA. वो mRNA को मैच्योर mRNA में चले जाते हैं. सो इंट्रॉन्स कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरवीनिंग सीक्वेंस एंड एक्सॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस. ओके, सो ये exons are the nucleotide sequences in DNA and RNA that are conserved in the creation of mature RNA. So the process by which DNA is used as a template to create mRNA, again मैं बता रही हूँ क्या होता है वो ट्रांसक्रिप्शन, और then works in conjunction with, फिर यही mRNA conjunction with राइबोसोम एंड tRNA के साथ जब काम करता है जब साइटोप्लाज्म में, तो ये क्या बनाता है ट्रांसलेशन से, it create proteins. So exons usually include both the 5' end and the 3' end. अभी हम पढ़ रहे थे ना 5' end and 3' end. They are the untranslated regions of mRNA which contain start and stop codons in addition to any protein sequence. और introns कौन से होते हैं? जो introns क्या होंगे? They are removed. So they are removed by the splicing, RNA splicing के थ्रू ये रिमूव हो जाते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज इंटरवीनिंग सीक्वेंस. एंड एक्सॉन्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं. इंट्रॉन्स जो होते हैं दे आर रिमूव्ड बाय RNA स्प्लाइसिंग जब RNA मैच्योर होता है. तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, हम लोग इसको बीच बीच में जब आता है तो कुछ समझते भी जाएंगे. ऐसी बात नहीं है कि कोई कंसेप्ट, लेकिन क्या होता है कि जब हम कंसेप्ट को समझते हैं तो हम दूसरी तरफ फिर चले जाते हैं. अब अभी हम चल रहे थे mRNA और ये सब समझ लिया है. mRNA ये क्या है? ये टूल्स फॉर RNA इंटरफेरेंस के लिए, इसलिए मैंने इस बात करी है. सो आपका जीन साइलेंसिंग एंड RNA इंटरफेरेंस is a part of gene silencing. So you have understood what is gene silencing is the major concept, and now this is one of the major parts of the gene silencing is RNA interference. So what is RNA interference? It is done by the
इट इज़ अ प्रोसेस बाय, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एक्सप्रेशन ऑफ अ टारगेट जीन, अब इसमें टारगेट जीन अलग होती है और जो जीन इसको ख़त्म करने जा रही है वो एक अलग होती है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। यानी कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जैसे mRNA और sRNA, तो sRNA को हम क्या कह रहे हैं, जो कि बाहर से आता है, और mRNA कौन सा होता है, जो एंडोजीनस होता है। तो mRNA तो वो होता है जो कि इसमें बनाने के काम आता है, और sRNA किसके काम आता है, जो ख़त्म करने के या डिस्ट्रक्शन के लिए। सो RNA इंटरफेरेंस इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एक्सप्रेशन, हालांकि इसमें भी कई कन्फ्यूजन्स आ रखे हैं और कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी हम इसको इस तरह से समझें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसके जो स्मॉल इंटरफेरेंस RNA और स्मॉल हार्पिन RNA होते हैं, ये टूल्स हैं RNA इंटरफेरेंस में जो कि काम आते हैं। So RNA interference is a process by which the expression of a target gene is effectively silenced or knocked down. क्या होता है effectively silenced? साइलेंस का मतलब जानते हैं, उसको चुप करा देना, उसके एक्सप्रेशन को बंद कर देना। जो अभी तक हम लोग जो पूरा स्टोरी गा रहे थे, आई मीन वी वर स्पीकिंग ऑफ दिस, व्हाट वी वर टॉकिंग इज वाज द जीन एक्सप्रेशन, एंड वी वर कंटिन्यूसली स्पीकिंग, आई थिंक मैनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड same thing, but maybe I'm trying to emphasize again and again so that it does not remain unexplained. Okay, so target gene is effectively silenced or knocked down by the selective inactivation of its corresponding mRNA by double-stranded RNA tsRNA. So what is it? It is a process by which the expression of a target gene is effectively silenced or knocked down by the selective inactivation of its corresponding mRNA, क्योंकि जो mRNA अब जो बनता है उसको by double-stranded RNA. अब ये जो RNA it is activated by double-stranded RNA species delivered to the cytoplasm of cells. Now the silence ये कहाँ से आता है, बाहर से आया. The silencing mechanism can either lead to the degradation of a target mRNA as induced by siRNA से या short hairpin RNA से, or the suppression of translation of specific RNA as induced by microRNA. So ये सब मिलके इसको टारगेट करते हैं, टारगेट जीन को, through the activity of several proteins, targeting of a cellular mRNA by short antisense nucleic acid and results in its subsequent degradation. This in turn blocks further expression accumulation of the protein leading to it. I think this is more than enough for all of you to understand. Hope you can see it here. Now this is a 5 prime end, and this is 3 prime end, and this is 3 prime end and 5 prime end. So figure 1 में क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA के एंड स्मॉल हार्पिक RNA के बारे में बताया है. siRNAs they are short RNA duplexes. ये short RNA duplexes हैं with a characteristic 2 nucleotide 3 prime ओवरहैंग्स. यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमरी ओवरहैंग्स हैं. यहाँ पर ये ना इधर को ओवरहैंग हो रहा है, इधर देखिए आप, ये दो है ना. बी, अब ये देखिए आप, बी यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल हार्पिक RNAs. हार्पिक ये है ना, हार्पिक की तरह, इसकी तरह से पिन हार्पिक पिन, इसको हार्पिक शेप बोलते हैं, इसको शेप को हार्पिक बोलते हैं. तो इसको ना स्मॉल हार्पिक RNAs कंसिस्ट ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस सीक्वेंस. sense and antisense sequence separated by a loop sequence. C is what, यहाँ पर C है shRNA construct for insertion into expression vector. तो ये RNA पॉलीमरेज के थ्रू ये DNA है, ये सेंस है, ये एंटीसेंस है, ये लूप है RNA पॉलीमरेज के बीच में. ये इसमें RNA पॉलीमरेज में ये आता है. RNA पॉलीमरेज will be functioning with it in this particular loops. सो ये हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ हमने बताया siRNA और हार्पिक का, और इनका क्या रोल है. shRNA कंस्ट्रक्ट फॉर इंसर्शन इनटू एक्सप्रेशन वेक्टर, क्योंकि ये जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है, जब ये इसमें ऐड हो जाएगा, जब ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो फिर ये वेक्टर की तरह से एक्सप्रेस हो सकता है. इसके कई जगह हम लोग को ये सब ट्रांसजेनिक्स और इन सब में काम किया है, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में गए तो फिर ये सब्जेक्ट पूरा मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, एंड मे बी पीपल विल बी वेरी मच लाइक फीलिंग व्हाट एक्चुअली, बिकॉज देयर इज़ no end to it. Now again I repeat, there are some important definition. Kindly all of you please read this, so that you can always answer whenever you this is what is siRNA. It is a small interfering RNA, double-stranded RNA with 2 nucleotide 3 prime end overhangs that activate RNAi that
activate RNAi leading to the degradation of mRNAs in a sequence specific manner dependent upon complementary binding of the target mRNA. तो टारगेट mRNA को जब ये बाइंड करता है तो कैसे ये स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA जो होता है ना, ये डिग्रेड करने के उसके लिए जाता है एक्चुअल में. उसी प्रकार से शॉर्ट हेयरपिन RNA, इट कंटेन्स अ लूप स्ट्रक्चर, इट इज़ प्रोसेस्ड टू siRNA and also leads to the degradation of mRNA in the sequence specific manner dependent upon the complementary binding of the target mRNA. ओके, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब ये देखिए, ये तो siRNA, ये shRNA है, ठीक है. ये यहाँ पर siRNA का बाइंडिंग है और इधर इसका बाइंडिंग है. इधर इससे बाइंड करता है, ये इससे बाइंड करके अब ये क्या कर रहा है, उसको उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर रहा है. ओके, then drosha, this is an enzyme actually, so this is an RNase 3 enzyme that processes primary mRNAs and short heartbeat mRNAs. Then what is dicer? It is again a ribonuclease 3 enzyme which processes डबल स्ट्रैंडेड RNA to 20. ये उसमें काम आता है जो हमने बताया था ना कि ये डबल स्ट्रैंडेड RNAs जो होते हैं उनको ब्रेक करने में शॉर्ट एंड स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA लीविंग एंड 2 न्यूक्लियोटाइड है ओवरहैंग्स एट 3 प्राइम एंड. ड्रोसोफिला डाइसर 2 क्लीव्स लॉन्ग, ये जो ड्रोसोफिला डाइसर 2 है ना, यही डबल स्ट्रैंडेड RNAs को ब्रेक करता है. वो बहुत बड़े डायग्राम में आपको ये देखने को मिलेगा. वाइल डाइसर 1 इज इम्पॉर्टेंट फॉर mRNA प्रोसेस. ये डाइसर 2 तो while dicer 1 they are important for mRNA processing. RISC क्या होता है? The minimal RNA induced silencing complex consists of the Argonaute protein and an associated siRNA. It may also contain packed TRBP and dicer. It should be noted that exact composition of RSA is to be described, लेकिन ये अभी हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, उससे आप लोगों को ये RNAi में समझने में ईजी रहेगा. TRBP क्या होता है? It is needed for double stranded RNA cleavage by dicer and subsequent passage to the RSC, जो कि ट्रांस एक्टिवेशन रिपोर्ट RNA बाइंडिंग प्रोटीन है. पैक्ट क्या है? प्रोटीन एक्टिवेटिंग प्रोटीन. प्रोटीन एक्टिवेटिंग प्रोटीन इट एसोसिएट्स विद डाइबर एंड अदर फॉर DSC. ये सब मिलके ना RSC कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना के और उसको कर देते हैं बंद. ठीक है. अलॉन्ग विद सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA these assemble to form RSC bind 21 to 35 RNAs including mRNAs and siRNA and the associated target mRNA and then cleaves them to endonucleotide function. Cleaves between the 10th and 11th nucleotide of the antisense or guide RNA. तो ये सब आपका हमने बहुत बार बोल दिया है और यही होते हैं कि इसके 2 अप्रोचेस होते हैं RNAi के. दे फॉर यूजिंग इन जीन साइलेंसिंग डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs एंड द वेक्टर बेस्ड शॉर्ट RNAs. इसको अभी जिसको भी अभी समझाया था, दे हैव बीन यूज्ड वाइडली हैव बीन यूज्ड एंड along with these proteins this RNA duplex separated and one strand is removed from the complex. Now this strand with the lowest duplex at its 5 prime end is selected for stable incorporation into the RSC. तो ये एक देखिए जो ये ट्रांसडक्शन है, ये DNA है, ये आयरा है. अब ये है प्री shRNA, ये है DCs, ERC ड्रोशा, ये एंजाइम है. ये देखिए आप इधर से आके यहाँ पर आ गया. अब ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है. अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म में, फिर यहाँ पर डाइसर के प्रेसर में ये फिर siRNA ब्रेक हो रहे हैं. ये कॉम्प्लेक्स है, ये mRNAs हैं जो बेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी टू siRNA, मतलब ये जो mRNAs होते हैं बेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी टू siRNA. ये देखिए ये यहाँ पर करके ये सब मिलके ये स्मॉल RNAs और ये सब मिलके इसमें जब जोड़ जाते हैं तो यहाँ पर जाके देखते हैं कि एडिशन हो जाने से उसका ट्रांसेक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है. सो मैकेनिज्म RNA इंड्यूस आफ्टर एक्सप्रेशन इन द न्यूक्लियस shRNAs आर प्रोसेस्ड बाय ड्रोशा एंड देन एक्सपोर्टेड बाय एक्सपोर्टिंग 5 टू द साइटोप्लाज्म वेयर दे एसोसिएट विद डाइसर रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ द लूप सीक्वेंस. ठीक है. From this point they are processed in the same manner as siRNA introduced into cell as short duplexes. ये siRNA short duplexes and recognized by dicer से recognize होते हैं. ठीक है. After association with RISC and removal of one of the RNA strands and removal of एक RNA strand उसमें they target mRNA possessing a complementary sequence resulting in the DNA. तो ये जाके कहाँ पर जुड़ जाते हैं? इनमें जाके जुड़ जाते हैं और क्या करते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं यहाँ पर तो वो उसको mRNA को ब्रेक कर देते हैं. ठीक है. सो दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड.
The process by which the target mRNA is found by the RSC is not well understood. Till we do not understand how they find out, but they when they join actually they just break it here. They complementary, they join there, but when they join तो वो क्या होता है, जो उसका ट्रांसलेशन प्रोडक्ट होता है वो उसको ख़त्म कर देता है. तो ये सब you can see these diagrams. इसमें भी अगर ये बहुत इलेबरेट है प्रोडक्ट, इसमें ए बी सी ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाइसर लाइक प्रोटीन हैं जो कि प्रोसेस हैं. ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेनिंग इन्वर्टेड रिपीट्स डाइसर लाइक प्रोटीन्स, प्रोसेसिंग ऑफ इंटरमीडिएट फॉलोइंग ड्यूरिंग आरएनए वायरस एप्लीकेशन. ये कई यहाँ पर ए और बी और सी, ये देखिए ये इनके सी पे लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है. फिर डी पे अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं कि देयर इज़ अ डाइसर लाइक प्रोटीन विच इज़ प्रोसेसिंग ऑफ माइक्रो आरएनएस प्रिकर्सर्स. ये देखिए इधर GC1 और ये सब, ये जीनोमिक डीएनए है, इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसिन है, क्रोमैटिन मॉडलिंग है, प्राइमरी एसआरएनए है, और सॉरी you can see that प्राइमरी siRNA है. ठीक है, अब ये वैसे बहुत डिटेल वो है, आप लोग इसको यू कैन सी दीज आर द लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डाइसर लाइक प्रोटीन. ये अंदर ये सब प्रिवलेंट है. ठीक है, RNA E that you can see here, if you can just have a look here, this RISC है ना, RNA induced silencing complex. फिर ये क्या होता है, F में जाकर क्या किया इन्होंने, टारगेटिंग क्लीवेज ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक mRNA, टारगेटिंग आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर. बार बार मेरा स्लाइड गड़बड़ हो रहा है, सॉरी प्लीज़ वी कैन कम बैक. आई एम नॉट गोइंग टू क्लिक एक्चुअली. अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये टारगेटिंग क्लीवेज ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक mRNA बाय RSC, ये देखिए AGO, ये प्रोटीन इसमें सब मिला हुआ है ना, तो ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेता है. और जो टारगेट जीन है, बस यूँ समझ लीजिए उस टारगेट जीन को ये जाके ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, फिर जी के हम लोग आते हैं ABCDEFG. देन वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट how do we get it actually. So G is mRNA destruction after RSC processing. तो यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन है, इस तरफ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है ये जी. फिर H है पॉसिबल सिस्टमिक सिग्नल कंपोज्ड बाय SRNA, पॉसिबल सिस्टमिक सिग्नल कंपोज्ड बाय SRNA प्लस मूवमेंट प्रोटीन्स. ओके, इसमें ये देखिए यहाँ पर इधर जो जी है, ये पॉइंट जो है इधर पर डिस्ट्रक्शन है. और जो हम एक ये बोल रहे थे कि देयर इज़ अ प्राइमरी डिपेंडेंट RDRP एम्पलीफिकेशन होता रहता है, ये सब एम्पलीफाई होते हैं. देन प्राइमरी इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, प्राइमरी siRNA है, L जो है प्राइमरी siRNA है, और M जो है L और M देखेंगे, ये देखिए M ये रहा और ये L है, ये प्राइमरी siRNA है, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA, ये सेकेंडरी इंटरफेयरिंग RNA है. एंड देन वी कम बैक टू द एंड दैट इज RNA डायरेक्टेड DNA मिथाइलेशन. DNA मिथाइलेशन क्या होता है, क्योंकि DNA पर क्या होता है कि उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है. तो DNA के जब अगर हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देने से द चेंज इन DNA मिथाइलेशन से द एडिशन, अगर हम किसी DNA उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, उसको हम लोग केमिकल कैपिंग भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, केमिकल कैपिंग भी बोलते हैं, कैप उड़ा देते हैं मतलब एक तरह से. उससे क्या होता है, जो DNA मॉलिक्यूल होती है ये कुछ जीन्स को वो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता. ठीक है, सो तो देखिए नेचर में किस तरह से इसने कर रखा है. जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये देखिए
ये वाला N जो है प्रोसेस यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं मिथाइलेशन, DNA मिथाइलेशन हो जाता है। फिर RNA डायरेक्टेड एड्रेनल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली SRNA। तो ये भी एक वन ऑफ द ये SRNA है ना, ये भी ये जो DNA मिथाइलेशन होने से क्या हुआ कि DNA मॉलिक्यूल ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर RNAi इफेक्टर कॉम्प्लेक्स टर्म्ड एज RNase, RNA इंड्यूस्ड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शनल इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हम लोगों ने फिर जब ये होता है ना, ये RITS, RNA induced initiation of transcriptional gene silencing. This is the RITS. You can see this. So how the RNA effector complex they will induce and RNA induce, जो RNA के द्वारा मतलब इंड्यूस है तो जीन साइलेंसिंग इधर हो जाएगा जो कि RISC के थ्रू। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यहाँ तो क्या हम हेट्रोक्रोमेटिन असेंबली इन फिशन एक ईस्ट में काम करें। इट इज़ कंपोज ऑफ रिपीटिंग शॉर्ट इंटरफेरिंग RNA। It is composed of short interference. Then translation repression of mRNA by MIRP. तो इसका रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि दबा देना है, मतलब किसी चीज़ को दबा देते हैं तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। तो उसको बाद में फाइनली जो होता है there is a translation repression of mRNA by MRP. Okay, so if we can see this, it is available here. Actually this is the one. सो हियर दिस ट्रांसलेशनल रिप्रेशन हो जाता है। जब ये ट्रांसलेशन रिप्रेशन हो गया तो वो पर्टिकुलर जीन जो टारगेट जीन थी वो नहीं वर्क की, देखिए फाइनली ये ट्रांसलेशनल रिप्रेशन हो गया। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, या अगर आ भी रही होगी तो काइंडली रीड देम केयरफुली अगेन एंड अगेन एंड होप आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन you that what was the RNA interference and what is gene silencing, and how we can just repeat again that what is gene silencing. And this, it is we know that it is the term gene silencing or RNA silencing is often used to describe gene silencing. So whatever we are talking about gene silencing, it is actually via RNA only, so therefore it is making a very important component. And इसमें कुछ gene silencing में क्या होता है कि कुछ वो क्या करता है कि कुछ gene products को डाउन रेगुलेट कर देता है, यानी कि वो बनने नहीं देता, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, क्योंकि उसी को डाउन रेगुलेट, क्योंकि वो पर्टिकुलर जीन जो होगी वो वर्क नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली, तो उसी के लिए हम बोलते हैं कि RNAi इंटरफेरेंस, मतलब RNA के एक्टिविटी को, जब हम RNA की एक्टिविटी को इंटरफेयर कर देंगे या उसको आगे नहीं बनने देंगे, या तो उसको बंद कर देंगे या उसको ब्रेक कर देंगे, या हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन को ख़त्म कर देंगे, जिसको कि हमने बहुत अच्छी तरह से आई थिंक जीन रेगुलेशन और उससे समझने की कोशिश की। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग किसे कहते हैं और RNA इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, और उसके अंदर हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं। स्मॉल इंटरफेरेंस एंड स्मॉल हार्पिन शेप्ड दिस RNA है, जैसे ये सब हम देख रहे हैं कि कैसे इसको सप्रेस कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। ये तो है कौन सा वाला SI, और ये क्या है SH RNA से। और ये सब डायग्राम्स हमको ये बताते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होता है कि जब RISC कॉम्प्लेक्स से जब ये देखिए यहाँ पर जब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो mRNA, हमारा जो टारगेट mRNA थे उसकी एक्टिविटी बंद हो गई। सो ऑल दिस आई थिंक ओवरऑल दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ our this whole confusion about the gene silencing and the gene silencing as well as our so thank you very much to dear students. Hope everything is well understandable, and even if you have not understand, you can always read again and again and will try to understand, and meet you next time. Whenever we meet next time, we are definitely going to discuss our lectures and lessons, and don't bother, I'll be coming to the university and we'll be really again meeting and doing all those activities which as a student and teacher we really deserve to do it. And I hope I'm I'm trying to understand. If anything is since the primary demand was for the gene silencing, therefore I've taken this particular chapter as a priority. Now the second thing which we will be discussing now will be the variability in the prokaryotes. Okay, so we will be taking that also. Okay, thank you very much. Stay safe, stay home, stay healthy, and best wishes to all of you. Again, namaskar beta, all of you. Take care of all of you take care of yourself and be happy soon to, or hope to meet you soon. Okay, bye bye, thank you.